बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। मैं पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बज़ाहिर मौजूदा हुक्मरान 2/3 अक्सरियत जबरदस्ती के करीब इसको पहुंचा दी गई है, मगर जिस तरह जबरदस्ती ताकत दिलवाई गई है, कारकर्दगी सिफर होने की वजह से हुकूमत ऐसा लग रहा है कि मुल्क पर बोझ बन गई है। सफारती सतह पर नाकामियों की एक तवील दास्तान है। करप्शन के किस्से ज़बान ज़दे आम है और हुकूमत अपनी गिरफ्त मजबूत करने की वजह से नाकाम है, जिसकी वजह से आवाम हुकूमत से सख्त नाला है। उनका आवाम का ख्याल है कि हमने जिसे वोट दिया था उस लोगों को जफाम 47 के तहत हरवा कर हम पर जाली हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए और अवाम ने मौजूदा हुक्मरानों को 2/3 जबरदस्ती अक्सरियत दिलवाने के बावजूद ना अवाम में इनकी कबूलियत हो सकी और ना ही इनकी मकबूलियत हो सकी, जिस वजह से हुकूमत एक अनजाने खौफ का शिकार रहती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हुकूमत बज़ाहिर मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म है, लेकिन शायद इस हुकूमत की भाग दौड़ किसी और के पास है। अदलिया को कंट्रोल करना हो तो हुकूमत कहीं नजर नहीं आती। सफारती सतह पर मामला बेहतरी की तरफ ले जाने हो तो हुकूमत गुमनाम सी नजर आती है। मुल्क में अमन व अमान हो तो हुकूमत तलाशे गुमशुदा रहती है। सूबों में हमआहंगी पैदा करनी हो तो हुकूमत की नाकामियों की एक तवील दास्तान है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अवाम की ख्वाहिश के बरक्स बनने वाली हुकूमत की मकबूलियत और कबूलियत दोनों ना होने की वजह से कोई तीसरा रास्ता भी जाया जा सकता है। अदलिया को जबरदस्ती कंट्रोल और किसी से करवाया गया। मीडिया की आजादी किसी और तरीके से नोची गई, लेकिन जिस शख्स को खत्म करने के लिए तमाम तवानाई, तमाम जोर, तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए, वो रोजे रोशन की तरह अयां हो गए। एक तरफ पूरे मुल्क में जोर लगाया जा रहा है 5 अगस्त को इमरान खान की कॉल पर लोग ना निकलें और इस पर हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सीनियर सियासतदान ने एक बड़ा खूबसूरत सा फिक्रा कहा। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत अपने आप के लिए ही बोझ बन चुकी है। अपने आप का ही इनका रहना बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगता। इन्हें चलाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन इनके पांव में इतनी शक्कत नहीं कि अवाम से दूरी का बोझ उठा सके और आंखों में देखने की शक्कत नहीं रही और जुबान में गुफ्तगू की शक्कत नहीं रही। इसलिए अहम अदारों को इसमें अपना किरदार अदा करना पड़ रहा है। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं कि इमरान खान के बच्चों के अमेरिका में लॉबिंग की में इस डेवलपमेंट को लोकल डेवलपमेंट यानी कि पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट से ज्यादा अहमियत समझा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर जिस तरह इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान की मुलाकातें हो रही हैं और पाकिस्तान में होने वाली नाइंसाफी, ज्यादतियां और अवाम के मैंडेट चोरी की डॉक्यूमेंट्री दी गई है, एविडेंस दी गई है, किस तरह एक शख्स पर 10-10 मुकदमे दर्ज कराए गए। आने वाले दिनों में ये हुकूमत के लिए चार्ज शीट बन सकती है। मोहम्मद अली दुरानी के मुताबिक उन्होंने कहा कि बच्चों ने बुनियादी तौर पर कोई सियासत नहीं करनी, लेकिन बाप के इशू को उन्होंने इंटरनेशनल इशू बना दिया जिसे पहले ही दुनिया कर रही थी। मगर हुकूमत और अदलिया की तरफ से ऐसा रवैया अख्तियार किया गया है कि पूरी दुनिया पे उनके साथ होने वाले जुल्म रोदे रोशन की तरह अयां है, जो हुकूमत की नाकामी है। नाज़रीन, इसीलिए जैगम खान साहब ने कहा है नून लीग रांझो ने अब कौन सी मुरली बजानी है जो आइन का कैद है। आइन का कैदू नहीं बजा देता। आइन तभी मुकद्दस होता है जब उसके तकद्दुस को माना जाए।
آئین تو 90 دن میں الیکشن کا حکم دیتا ہے، انہوں نے 1 سال تک الیکشن نہیں کروائے۔ آئین نے کیا کر لیا؟ کیا آئین نے یہ کہا تھا کہ پہلے چینی ایکسپورٹ کرو پھر وہی مہنگی امپورٹ کرو؟ انہوں نے کہا یہ ملک میں مافیا کی سہولت کاروں کا کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں حکومت کی گرفت کمزور ہونے کی وجہ سے پنجاب حکومت کر پڑی، اب انگلیاں اٹھنی شروع کر گئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت تعلیم اور صحت کی سہولتیں دینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی، اسی لیے پنجاب میں پرائیویٹ ہسپتالوں میں روزانہ فری پیشنٹ 2-2 لاکھ روپیہ رسیو کیا جا رہا ہے، اور سرکاری ہسپتال سکول بھوت بنگلے بن چکے ہیں، اور لاہور جیسے سکول شہر میں جو صوبائی دارالحکومت ہے کوئی بھی سرکاری سیکٹری ایم پی ایم این اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں بھیجنا مناسب نہیں سمجھتا۔ سکول میں ٹیچر تو دور کی بات فرنیچر تک نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے، کامران خان جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے کہا آرمی چیف نے بزنس کمیونٹی کے تحفظات کا نہایت سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے انتہائی سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے وعدہ کیا ہے کہ کسی قیمت پر ایف بی آر کو کاروباری طبقے بلیک میل کرنے یا ہراساں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یقیناً تمام بزنس مینوں کو، تاجروں کو ہر قسم کی سہولت دینی چاہیے، سرکاری افسروں کو رشوت کا بازار ختم ہونا چاہیے، لیکن ان کو بھی ٹیکس پورا دینا چاہیے 80 سے 90%۔ بعض کاروباری حضرات جو ارب پتی ہیں ٹیکس چوری کے قصے زبان زدے عام ہیں۔ اس ملک میں نہ سونا نکلتا ہے نہ تیل نکلتا ہے، ایکسپورٹ بہتر کی جائے اور ٹیکس بہتر کی جائے، ملک معاشی طور پر تبھی پاؤں پہ کھڑا ہوگا، لیکن شاید پرائرٹی ملک کو معاشی طور پر کھڑا کرنا نہیں، اسی لیے ملک کی اکثریت نوجوان جو ملک کے برین ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ملک چھوڑنے پر اپنے اور اپنے خاندان کی عافیت سمجھتے ہیں۔ محمد مالک جو ایئر وے پروگرام کرتے ہیں انہوں نے کہا جج صاحب کہتے ہیں کہ باقی گلاں تے چھڈو، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے نہیں ہیں۔ اگر میں اس وقت کہہ دیتا کہ میں جلوس میں تھا مگر میرا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں تھا تو پھر بھی بری ہو جاتا۔ محمد مالک نہیں، ایسا نہیں ہے بیرسٹر عقیل۔ پھر جج صاحب نے یہ کیوں لکھا؟ جج صاحب نے لکھا کہ جو طریقے اگر 9 مئی پہ توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جن پر مقدمات تھے، فیاض چوہان ہو گیا، اندلیب عباس ہو گئی، مراد راس ہو گیا، یا جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، دیکھ رہے سزائیں جرم کی ہوتی ہیں، سیاسی وابستگی کی نہیں، چاہے کوئی کسی سیاسی جماعت سے بھی ہو۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان کے بدلتے حالات موجودہ حکمرانوں کی مشکلات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسی موقع پر ڈان کے پروگرام میں تیمور جھگڑا نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا یہ عدالتی فیصلہ اس سے بڑا جرم ہے، یہ عدالتی فیصلے اس سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ اتنے جرم کو مذاق بنانا بھی جرم ہے کہ ایک پولیس والا میز کے نیچے چھپ کر سن رہا تھا، ایک پولیس والا پردے کے پیچھے کھڑا ہو کر سن رہا تھا۔ 10 سال بعد ججمنٹس پر ہم یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے تیمور جھگڑا۔ کیا کسی کے گھر میں چوری جانا، ایک تو وہ گئے ہی نہیں، گواہ ہی جھوٹے تھے، اس بات میں تو دو رائے ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ عمران خان کے گھر جو جاتے ہیں ان کے بیانات کے تعداد گواہوں نے کر دیا ہے، چوری گھر میں جانا جائز ہے؟ پردے کے پیچھے چھپ گئے بھائی، بلی ہو چوہے ہو، اور عمران خان کے گھر میں جس پہ 2 قاتلانہ حملے ہوں، لہذا اس قسم کے فیصلے۔ دوسری طرف سینئر صحافی عدنان عادل نے کہا کہ میاں منشا کے گروپ، کہا جاتا ہے کہ میاں منشا پاکستان کے بہت بڑے تاجر ہیں، ارب خرب پتی آدمی ہیں، انہوں نے کہا میاں منشا کے گروپ کی بجلی بنانے کی 4 آئی پی بی کمپنیاں ہیں۔ 2023 میں ان 4 کمپنیوں نے اپنی پیداوار صلاحیت کے 19% سے 30% تک بجلی بنائی، اور ان کمپنیوں کے مجموعی طور پر 25.75 ارب روپے صرف کیپیسٹی پیمنٹ کے طور پر ادا کی گئی، جو عوام کو
पाकिस्तान की आवाम को बिलों में टैक्स पेयर में दिया गया। 25 अरब इशारिया 75 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट में दिए गए, तो फिर आवाम की जेबें खाली और अशराफिया के बैरून मुल्क अरबों खरबों बनेंगे। तो ये तो एक जुल्म की एक ऐसी दास्तान है। नाज़रीन, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस गिरफ्तार कर लिए गए। बहुत बड़ा ओहदा होता है। कौन चीफ जस्टिस गिरफ्तार कर लिए? बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस MBM खैरुल हक गिरफ्तार। शेख हसीना रजीम के साबिक चीफ जस्टिस खैरुल हक गुज़श्ता बरस की तलबा तहरीक में एक नौजवान के कत्ल के मुकदमे में नामजद थे। ये साबिक चीफ जस्टिस गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन बांग्लादेश के। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वजीर आज़म इमरान खान किसी भी तौर पर नहीं, और उन्होंने अपने बेटों को कहा कि आप इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाएं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर कवायद इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं, जिस पर कुछ दिन पहले ही हामिद मीर ने कहा था कि उन्हें एक जो कैपिटल टॉक करते हैं जियो में सीनियर मोस्ट सहाफ़ी हैं, कि मुझे एक डिप्लोमेट का फ़ोन आया रात 11 बजे के अपोजिशन को क्या ऐसी एमरजेंसी है कि रात 11 बजे सजाएं दी जा रही हैं। सफारत खाने ये तमाम पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्टें भेज रहे हैं। देखना तो ये है कि आने वाले दिनों में मौजूदा हुक्मरान जो नफरत और इंतकाम का बीज बो रहे हैं, इसके बारे में कितना नुकसान होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ बैरिस्टर उमैर खान नियाजी ने कहा है जिस बॉर्डर पर 22 व्हीलर ट्रक डीजल भर के आ जाते हैं, वहां से दहशतगर्द कैसे निकल आते हैं। ये बात 22 व्हीलर ट्रक नहीं कंट्रोल होते तो दहशतगर्द से कंट्रोल हो जाएंगे। बैरिस्टर उमैर नहीं, दहशतगर्दों को हमारी एजेंसियों ने पकड़ा, कईयों को वारदात करने से पहले, दहशतगर्दी से पहले खत्म किया। एक तवील दास्तान है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब खासे बैके हुए हैं, डरे हुए हैं, और ख्वाजा आसफ की तो गुफ्तगू ऐसे सुने कि वो ऐसा लगता है कि वो हर वक्त उन्हें ये खौफ है कि कहीं रेहाना डार का फार्म खुल गया तो उनकी वजारत दफा के साथ कौमी असम्बली की नशिस्त भी खत्म हो जाएगी। राना सनाउल्लाह ने के और बैरिस्टर गौहर के दरमियान बात हुई प्रोग्राम में। राना सनाउल्लाह बातें ना करें, हमें इजाजत दे, हम दिखाएं देंगे कि तहरीक अरूज पर कैसे पहुंचती है। दुनिया की तारीख में भी इसे याद रखा जाएगा। अगर इमरान खान के बच्चों ने यहाँ आकर कुछ कर दिखाया, फिर इन्हें लग पता जाएगा। जिस तरह अवाम खान साहब के बच्चों का इस्तेमाल करेगी, ऐसा किसी का नहीं होगा। मेरा ख्याल है उनके बच्चे इमरान खान साहब के साहबजादे सियासत नहीं करेंगे, अपने वालिद साहब को मिलेंगे और बाद में इंटरनेशनल सतह पर उनके साथ होने वाली ज्यादतियों को एक चार्जशीट के तौर पर पेश किया जाएगा। मुस्तफा नवाज खोखर का कहना है कि इमरान खान साबिक वजीर आज़म हैं, सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं। इनके अखबार बंद करके बिजली काट कर तन्हाई में रखकर और गंदा पानी देकर आपको क्या तस्कीन मिलती है? क्यों मिलती है? 25 करोड़ लोगों को क्यों नहीं सोच रहे जो माशी अदम इस्तेकाम की कीमत अदा कर रहे हैं? बात तो सच है। दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई ने भी साफ वाज़ेह तौर पर कहा है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान, दुनिया को सारी की नज़रें पाकिस्तान में। उन्होंने कहा इमरान खान से किसी का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये बात तय है कि गुज़श्ता इंतखाबात यानी कि 8 फरवरी 2024 में इमरान खान की पार्टी जीत चुकी है, और जिस अंदाज में शहबाज शरीफ कंपनी ने करोड़ों इंसानों को बंदूक के जोर पर दहशतज़दा करके इस हुकूमत को मुसल्लत किया है, इसका हुकूमत का कहना हुकूमत की भी तौहीन है। महमूद खान अचकज़ई, नाज़रीन, ये वो हक़ाइक़ है जिसे हमें मानना होगा। दूसरी तरफ इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा इमरान खान वज़ीर आज़म बनना नहीं चाहते बल्कि तब्दीली लाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म बनना होता तो इनको रोज़ ऑफर होती थी कि खामोश हो जाएं, अगली बार आपकी होगी। इमरान खान की बहन नरीन और अलीमा नियाज़ी की तरफ। नाज़रीन, दूसरी तरफ
बड़ी अहम बात सूरत-ए-हाल होती जा रही है। एक तरफ तो लोगों को नवाजा जा रहा है, जो इमरान खान के दौर में वजीर रहे, मशीर रहे, अब बैरून मुल्क भाग गए हैं। 2-2, 3-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरी तरफ आलिया हमजा ने जिस तरह तहरीक इंसाफ को पंजाब में मुतरक किया है, पंजाब में खतरे का अलार्म बज चुका है। मैं ये नहीं कह रहा तहरीक कामयाब होगी, लेकिन अवाम में मौजूदा हुकूमत की ना मकबूलियत है ना कबूलियत है, रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, रिजेक्शन है। ऐसे में खदीजा शाह का किरदार नुमाया है, जिस तरह वो जेलों में बंद बेगुनाह लोगों की मदद कर रही हैं। ऐसे अगर 10-15 लोग तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगे तो इस हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। इस पर खदीजा शाह के बारे में जो दोनों तरफ विकट के खेलते हैं, खूब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। खदीजा शाह ने इस मौके पर जो बात कही, आप इन्हीं ही की जुबानी सुने। खदीजा शाह के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया, ना मैंने सियासत में आना है, ना मेरा कोई वास्ता है। एक मैं जिंदगी की एलीट क्लास छोड़कर, एक बिजनेस छोड़कर, सिर्फ ना हक ज्यादतियों का शिकार लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हूं और ये मदद करती रहूंगी। मेरा किसी सियासी जमात को आगे या नीचे लाने का कोई मकसद नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि मौजूदा हुक्मरान सख्त परेशान है कि इमरान खान टूट नहीं रहे। खदीजा शाह ने क्या कहा, आप उनकी जुबानी सुन लें। निकालना है, सर्दियों से निकालना है, उनकी सीटों पे अपने लोग डाले, जो भी आपने करना है, जो गरीब बंदा, जो गरीब हमारा ओरिजिनल और इसमें पिसे चला जा रहा है, उसको तो आप कोई हैसियत ही नहीं देते। उस इंसान की कोई जिंदगी की अहमियत ही नहीं है कि उसको आप 10 साल की सजा सुना दें, 5 साल की सजा सुना दें। जो ट्रायलें लगाएंगे, शैम ट्रायल्स, जो लखपत में भी चल रही है, सरगोदा में भी चल रही है, फैसलाबाद में भी चल रही है, गुजरावाला में भी चल रही है, इनके अंदर जो ज्यादातर लोग होते हैं वो कारकुन है, लीडरशिप के काफी लोग होते हैं, और नीचे जो इन्होंने भरे हुए हैं वो कारकुन है, और इन्होंने कुछ नहीं देखा कि ये बंदा उस जगह पे था नहीं था, उस शहर में भी था या नहीं था, और उनके ऊपर हमको ये ट्रायल से गुजारे और पिछले कितने महीनों से गुजारे। यहाँ तक कि उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो ट्रायल के ऊपर आ सके, क्योंकि वो रोज सुबह से लेकर रात तक इधर ट्रायल में होते हैं, उनकी कोई नौकरी नहीं, कोई काम नहीं कर सकते। और उस दिन मैं उन लोगों से पूछूंगी, क्योंकि मैं जाती हूँ, मैं खुद ट्रायल पे जाती हूँ, मेरे से बातचीत करती हूँ, और मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने सोचा कि अगर सजा मिलती तो क्या करना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम जेल जाएंगे। मैंने कहा यही ना आपका फैसला है? तो उन्होंने कहा हमारा यही फैसला है, क्योंकि अगर हम जेल लेंगे तो इन्होंने हमारे खानदान वालों को तंग करना है, और हमारे खानदान और हमारे पास पैसे नहीं है कि हम जेल ना जाए। तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम लोग जेल ही चले जाए। हमारे खानदान वालों को भी यही लगता है कि हम जेल ही चले जाए तो बेहतर है, क्योंकि हम ये ट्रायल्स और भागने का और इस सारे तशद्दुद का खर्चा नहीं उठा सकते। तो ये एक आम आदमी के साथ इस मुल्क में ये आप उसके साथ आपने किया है कि आपने उसकी लाइवलीहुड भी ले ली, आपने उसके घर का सुकून तबाह कर दिया, आपने उसके बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी, आपने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। नाज़रीन, जिस मुल्क में जमहूरी जद्दोजहद करने वाला है पर दर्जनों मुकदमा दर्ज कर दिए जाएं और वो ये समझे कि मुझे जद्दोजहद करने पे मेरी फैमिली को हरासा किया जाएगा, तंग किया जाएगा, मैं जेल में जाना बेहतर समझता हूँ, और उसके घर वाले भी कहेंगे हमें घर तबाह कर दिया बेटा जद्दोजहद में, तो उसे जमहूरी मुल्क नहीं कहा जा सकता। ख्वाजा आसफ ने सही कहा, हाइब्रिड निज़ाम है। हाइब्रिड निज़ाम की 1973 में कोई आइन नहीं। इस हुकूमत को क्या नाम दूं? गुमनाम हुकूमत, गुमनाम हुक्मरान, ताकत किसी और के पास, ओहदों पर कोई बैठा। यही हाल है अदालतों में, यही अदालत है सरकारी अदारों में। करप्शन की धोड़ लगी हुई है एक दूसरे से आगे निकलने की। अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग से जा रहे हैं और पाकिस्तान पीछे की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को आगे लाए, अदारों का एहतराम भी होगा, जमहूरियत का भी एहतराम होगा, लेकिन आइन की पासदारी में। अदलिया को अपना काम करना चाहिए, सहाफ़ी को अपना, सियासतदान को अपना। अगर याद रख लें, हार्ट का काबल, दिल का काबल डॉक्टर आर्थोपैथिक की लकड़ पाँव की हड्डी नहीं तो जोड़ सकता। तो जब तक अदारे अपने हदूद में रहें और सियासतदान